नमस्कार, मेरा नाम राघव है और आप भारती न्यूज देख रहे हैं। भारती न्यूज के इस खास प्रोग्राम न्यूज रूम चर्चा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज बात करेंगे इंडियन हैबिटेट सेंटर में कुणाल कामरा के उस शो की जिसमें बहुत सारे सवाल उठाए गए। देश का सबसे बड़ा ट्विटर ट्रेंड बना। एकनाथ शिंदे को लेकर के बात हुई, लेकिन उनका नाम नहीं लिया गया। ये कहा गया कि एक नेता जो थाने से आते हैं वो गुवाहाटी जाके छुप जाते हैं और वो मेरी नजर से गद्दार नजर आते हैं। इस तरीके का एक गाना गाया गया। इसके अलावा 2-3 गाने और गाए गए। कुणाल कामरा 5 महीने बाद अपना नया शो लेकर के आए थे। पेशे से कॉमेडियन हैं और सरकार पर सवाल उठाते हैं और इस बारे में बात करते हैं। शो खत्म होने के बाद कुणाल कामरा ने संविधान की एक प्रति भी दिखाई और कहा कि मैंने जो कुछ कहा है उसका अधिकार मुझे इस देश का संविधान देता है। आज की न्यूज रूम चर्चा में हमारे साथ डॉक्टर रिंकू हैं, पेशे से पत्रकार भी हैं, पत्रकारिता के अध्यापक भी हैं, प्रोफेसर भी हैं। इसी विषय को लेकर के बात होगी। डॉक्टर रिंकू, मेरा सवाल ये नहीं है कि क्या कुणाल कामरा ने गलत कहा या सही कहा, यह तय करने का अधिकार कोर्ट को है। हम और आप भी इस बारे में बस अपने अपने विचार रख सकते हैं। बिल्कुल। मेरा सवाल ये है कि शिवसेना और शिंदे जी के लोगों ने जो इंडियन हैबिटेट सेंटर के भीतर घुस करके स्टूडियो को तोड़ा, माँ बहन की गालियां दी, वो सब ऑन रिकॉर्ड गया। उसके बाद अलग अलग जगह पर उनको जान से मारने की धमकी दी जा रही है। मेरा सवाल ये है कि अगर कॉमेडी करना अपराध है तो क्या ये सब अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा? बिल्कुल राघव जी, आपने सही कहा। ये भी एक तरीके से अपराध की श्रेणी में ही है। अगर किसी व्यक्ति ने अपराध किया है, अगर सुप्रीम कोर्ट या महाराष्ट्र सरकार जो है कामरा के बयान को जो है अपराध मानती है, तो उस अपराध को रोकने के लिए हम जो है अपराध का सहारा नहीं ले सकते। पहली बात तो ये है। बिल्कुल। दूसरी चीज ये है कि शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने हैबिटेट सेंटर में जो कुछ भी किया, जो कुछ भी तोड़ाफोड़ी की उस होटल में जाकर, वो बिल्कुल गलत है। इस पक्ष में मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इसके ऊपर कार्रवाई करते हुए महाराष्ट्र सरकार ने जो है 20 लोगों को नामजद किया, FIR की। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इतनी बड़ी कार्रवाई करने के बाद भी ये एक बेलेबल ऑफेंस रहा। और ये बेलेबल ऑफेंस भी जो है हमारे संविधान ने ही दिया है और हम इसको नकार नहीं सकते हैं। दूसरी तरफ मैं इस ओर भी आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा कि इस तरीके की स्टैंड अप कॉमेडी से जब आप शो करते हैं तो इसको आप कहते हैं कि ये हमारी अभिव्यक्ति की आज़ादी है। बिल्कुल। देखिए राघव जी, अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर जो है आप किसी भी तरीके की शब्दावली का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ये हिंदुस्तान है, यहाँ पे आपको PM मोदी को भी गाली बकने की आज़ादी दी हुई है। जो है आप कुछ भी कहकर निकल जाएं और उसके बाद भी जो है यहाँ पर अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर जो है वो शख्स जो है, जिस शख्स की आज हम बात कर रहे हैं कामरा की, उसने ये 6ठी बार जो है ऑफेंस किया है। मैं आपको कुछ उदाहरण देना चाहूंगा। कामरा का ये केस जो है प्रथम बार नहीं हो रहा, पहली बार नहीं है। इससे पहले भी जो है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर इन्होंने उंगली उठाई थी। एक केस में जो है सुप्रीम कोर्ट को इन्होंने ब्राह्मण बढ़िया बोला और साथ में मिडल फिंगर दिखाई। तो सुप्रीम कोर्ट से ऊपर तो कामरा नहीं हो सकते हैं। बिल्कुल। चलिए इससे बाहर निकलते हैं। PM मोदी की जब जर्मनी की यात्रा हो रही थी तो PM मोदी की जर्मनी यात्रा के दौरान जो है एक बच्चे का सॉन्ग चला था, जिससे छेड़छाड़ करते हुए कामरा ने जो है उस सॉन्ग में जो है पीपली लाइव का सॉन्ग डाल दिया और PM मोदी को कमेंट किया। इसका मतलब कामरा जो है PM मोदी से भी ऊपर हो गए हैं। मैं मोदी की बात नहीं कर रहा हूं। एक पद है PM का जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर जो है भारत की छवि को दिखाता है, वो आपको नहीं करना चाहिए था। चलिए PM मोदी से बाहर निकलते हैं। यहाँ इन्होंने ओला इलेक्ट्रिक के ऋषभ अग्रवाल को भी नहीं छोड़ा। उनकी कंपनी के ऊपर भी उन्होंने कमेंट करे, जिससे ओला इलेक्ट्रिक के शेयर्स जो है नीचे आए। इससे ये वाला मसला, इस पर थोड़ा सा मैं इसलिए हाईलाइट करूंगा क्योंकि ओला को लेकर के लगभग 10,000 से ज्यादा ऐसी एप्लीकेशंस थी जिनमें ओला स्कूटी खराब हुई खरीदने के बाद और वो रिटर्न और रिफंड का प्रोसेस नहीं बन पा रहा। लेकिन किसी की गुडविल को भी खराब करने का अधिकार जो है किसी को 10,000 कंप्लेंट्स ट्विटर पर जब आई, कुणाल कामरा को टैग किया गया तो वही चीज उन्होंने पूछ ली और जिसके बाद जो ओला के मालिक हैं उन्होंने कुणाल कामरा से ऑफर दिया कि आप आके ओला ज्वाइन करिए। बिल्कुल बिल्कुल, हम मिलके इसे सुधारते हैं, देश बनाते हैं। ओला के CEO ने कुछ गलत नहीं किया। अगर आप कोई कंपनी चला रहे हैं तो मेरा राइट है कि आप जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं मैं उसके अगेंस्ट में कंप्लेंट करूं। उसका एक रास्ता बनाया गया है। ये नहीं है कि मैं अपनी सोशल मीडिया के ऊपर आपकी कंपनी के अगेंस्ट में जो है कुछ भी बोलना स्टार्ट कर दूं। तो ये फिर अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है। अभिव्यक्ति की आजादी के अंदर आर्टिकल 19(1) दिया हुआ है, लेकिन उसके अगेंस्ट में भी जो है कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन उस मामले में कार्यवाही के बहुत प्रयास हुए, कोई लेकिन कार्रवाई नहीं हो पाई
क्योंकि कुणाल अगर कामरा ने कुछ गलत नहीं किया है तो मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है कि अभी तक कामरा सामने क्यों नहीं आ रहे हैं। वो सामने आए, उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि मैं किसी भी शर्त में माफी नहीं मांगूंगा। सामने आने का मतलब सिर्फ जो है ट्विटर पे, फेसबुक पे नहीं है, सोशल मीडिया पे सामने आना नहीं है। आप फिजिकली आपने गलत कुछ नहीं किया है तो आप फिजिकली सामने आइए। तो जैसे स्टूडियो का हाल हुआ है, नहीं वही देखिए स्टूडियो का अभी इस वाक्य को हुए जो है 24 घंटा मतलब ट्विटर पे 24 घंटे से ऊपर हो चुके हैं। आप देखिएगा कि कामरा का अभी तक कोई रिएक्शन जो है इस एवज में नहीं आया है। बिल्कुल, उन्हें कहा कि मैं अपॉलॉजी नहीं मांगूंगा और मैंने जो किया वो संविधान के दायरे में रहकर क्यों रहे हैं मुझे ये समझ नहीं आ रहा। वो फोन उठा रहे हैं, उनको अपोजिशन का पूरा सपोर्ट मिला हुआ है। मैं बस ये पूछ रहा हूं, जैसे मैं कामरा का समर्थन अगर उनको इतना डर है कामरा की जगह कोई और व्यक्ति है, क्या महाराष्ट्र सरकार इस चीज को सुनिश्चित कर सकती है कि कामरा अगर सामने आए तो उनके बाद कोई शारीरिक क्षति उन्हें नहीं पहुंचेगी? ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता राघव जी कि अगर कामरा सामने आएंगे तो शिवसेना वाले, मैं शिवसेना की बात नहीं कर रहा, अगर कामरा किसी अपोजिशन पार्टी के लीडर के ऊपर भी इस तरीके का क्लेम करते तो मैं यही कहता कि उन्होंने जो किया है वो गलत किया है। आप अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर जो है लोगों को सोशल मीडिया पर इस तरीके से मॉड्यूलेट मत कीजिए। मैं अलग ये सवाल कर रहा हूँ कि कामरा यदि सामने आ जाते हैं तो क्या महाराष्ट्र सरकार इस चीज की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है कि वो उन्हें प्रोटेक्शन दे पाएगी? ये स्थिति है, इसमें प्रोटेक्शन की तो कहीं बात ही नहीं आती है कि अगर कामरा के अगेंस्ट में कुछ होता है, इस तरीके से फिजिकली उनको जो है चोट पहुंचाई जाती है, तो ऑब्वियस है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो है कुछ ना कुछ तो एक्शन लेगी। और सबसे बड़ी बाद में होगा, बाद में नहीं, उससे पहले भी मैं बता देता हूं, अब वो एक पब्लिक फिगर है, अब उनको छेड़ना जो है अपने आप में महाराष्ट्र सरकार के ऊपर जो है सवालिया निशान खड़ा करना है। ऐसा हो चुका है, ऐसा 5 बार हो चुका है कामरा के साथ जो है। कामरा हर बार जो है इस तरीके की हरकतें करते हैं और कई दिनों तक जो है फिजिकली प्रेजेंट होने से गायब रहते हैं और उसके बाद मामला शांत होता है और वापस दोबारा से उसी तरीके की वो स्टेटमेंट देते हैं और सामने आते हैं। आपकी इस बात को आगे बढ़ाते हुए एक और सवाल मैं पूछूंगा। इस देश की राजनीति में 1955 में पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे। लाल किले पर कवि सम्मेलन हो रहा था और कवि सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे थे राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर। पंडित नेहरू मंच पर चढ़ते, दूसरी सीढ़ी पर उनका पैर फिसल जाता है और वो लगभग गिरने वाले होते तो दिनकर उनका हाथ पकड़ के उनको बचा लेते हैं। पंडित नेहरू मंच से दिनकर का शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने मुझे गिरने से बचाया। दिनकर जो बात कहते हैं वो बड़ी मजेदार है। दिनकर कहते हैं कि इसमें मेरा शुक्रिया अदा करने की कोई जरूरत नहीं है पंडित जी, देश की राजनीति जब जब गिरेगी तब तब एक साहित्यकार, एक कवि आके उसे संभालेगा। 2010 में सोनी चैनल की बात है, एक शो आता है कॉमेडी से जुड़ा हुआ, जिसमें एक महिला सोनिया गांधी बनती है, एक व्यक्ति मनमोहन सिंह बनता है और उस पूरे शो में पोर्ट्रे किया जाता है कि जो मनमोहन सिंह है वो सोनिया गांधी की कठपुतली है, जो सोनिया कह रही हैं वही वो मनमोहन सिंह कहते हैं। ये तब के टेलीविजन पे आने वाली चीजें। आपको क्या ये नहीं लगता रिंकू जी कि तब जो चीजें टेलीविजन पर आना बहुत सामान्य थी, प्रधानमंत्री नहीं सामान्य नहीं थी, मैं नहीं मानता ऐसा, और वही चीज अब अगर उस समय भी सामान्य नहीं थी, उस समय भी जो है रिएक्शन आते थे। जिस तरीके से आज कामरा के, मैं शिवसेना की कार्रवाई को मैं गलत मानता हूं। पॉलिटिकली इस तरीके से जो है आप रिग्रेशन निकाल रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। ना मैं बीजेपी के फेवर में खड़ा हुआ हूं, ना शिवसेना के और ना ही कांग्रेस के। मेरा मानना यह है कि अगर शिवसेना ने होटल में जाके जो काम किया, गाली गलौज की, होटल को नुकसान पहुंचाया, होटल की शेड को बाहर से तोड़ा, बीएमसी ने जो कार्रवाई की वो गलत है, मैं इसको गलत मानता हूं। लेकिन कामरा जो कर रहे हैं वो सही है, गलत वो भी तो गलत है। करेगी, नहीं, कोर्ट डिसाइड करेगी। अब ये भी मामला फिर कोर्ट डिसाइड करेगा कि शिवसेना के सैनिकों ने जो है वहां पे हैबिटेट सेंटर में जाके क्या किया, कोर्ट पे छोड़ दीजिए, फिर तो डिस्कशन का टॉपिक ही नहीं रहा। प्रयास कर रहा हूं कि कुछ शाब्दिक बोली गई बातें, उनमें आलोचना में देखिए अगर इस तरीके डिफेमेशन है, इस तरीके ये न्यायालय तय कर लेता है। इस तरीके की आलोचना, इस तरीके की आलोचना अगर आप जो है सऊदी अरेबिया में करते, ऑस्ट्रेलिया में करते, रशिया में करके दिखाइए आप, चाइना में करके दिखाइए आप, वहां पे कोई हल्ला नहीं मचेगा। वहां पे सीधा जो अभी आप बात कर रहे थे ना कि फिजिकली जो है फिजिकली असॉल्ट किया जाता, फिजिकली नुकसान पहुंचाया जाता, अब तक नुकसान पहुंचा दिया जाता। 24 घंटे केंद्र नहीं, मैं यही कह रहा हूं, ये तो हमारी डेमोक्रेसी है। ये हमारी इस डेमोक्रेसी की अच्छाई है कि इस देश के प्रधानमंत्री, इस देश के सुप्रीम कोर्ट और इस देश के सीएम के ऊपर जो है आप इस तरीके का एलिगेशन और शब्दावली का इस्तेमाल करने के बाद भी आप स्वतंत्र हैं। आपको नोटिस दिया जा रहा है, कानूनी
संविधान के अकॉर्डिंगली जो है आपके ऊपर कार्रवाई की जा रही है, आपको प्रेजेंट होने के लिए कहा जा रहा है। संविधान की खूबसूरती है, तो जो खूबसूरती है ना, मजबूत बनाती है। संविधान के अंदर ही सरकार आती है। एक और स्टेप आगे ले चलता हूं, जो चर्चा का आखिरी मसला भी रहेगा। पिछले 10-12 साल में हमने टेलीविजन पर बहुत देखा कि कई प्रवक्ताओं ने राहुल गांधी को पप्पू कहा, और अभी भी कहा जाता है। ये इतना कहा गया कि अब ये सहज हो गया। क्या किसी कांग्रेसी नेता ने या किसी भीड़ ने कभी किसी मीडिया हाउस पर हमला किया हो, इस तरह की तोड़फोड़ की हो? दूसरा पक्ष में लेके चलता हूँ, बहन कुमारी मायावती जी दलितों की बहुत बड़ी नेता रही, और हिंदुस्तान में अगर कहें कि दलितों में महिला की सबसे बड़ी नेता तो मायावती जी रही। इतना बड़ा कांड हुआ उनके साथ, गेस्ट हाउस कांड, उनकी इज्जत लूटने तक का प्रयास किया गया, जाति सूचक गालियां दी गई। क्या बीएसपी के लोगों ने कभी किसी जगह पर हमला किया, मारपीट की? बिल्कुल उस इंसिडेंट के बाद। देखिए, आपने बात की, पप्पू के ऊपर बात की है। मैं इस चीज को भी गलत मानता हूं कि आप अपोजिशन के लीडर के लिए पर्टिकुलर एक शब्दावली इस्तेमाल करते हैं, और ये चीज गलत है। लेकिन हर बारी जो है आप गोदी मीडिया आप बोलते हैं, तो ये भी गलत है। आप दोनों पक्षों को सामने रखिए। आप एज ए मीडिया के रिप्रेजेंटेटर हैं, तो आपको चाहिए कि आप दोनों पक्षों को जो है बराबरी से, बिना बायसनेस के जो है वो सामने रखें। दोनों देखिए, पॉलिटिकल एलिगेशन जो है चुनाव के दौरान जिस तरीके की शब्दावली का इस्तेमाल होता है, वो दोनों पक्षों से होता है, चाहे पोजीशन हो चाहे रूलिंग पार्टी हो। और दोनों ही पक्ष जिस तरीके की शब्दावली इस्तेमाल करते हैं, वो इस तरीके की गणतांत्रिक देश के अंदर जो है, प्रजातांत्रिक देश के अंदर जो है सहनीय नहीं है। तो मैं ये मानता हूं कि अगर शब्द पप्पू का इस्तेमाल हो रहा है तो भी गलत है, और अगर शब्द गोदी मीडिया का इस्तेमाल हो रहा है तो भी गलत है। आप तथ्यों के साथ जो है, फैक्ट्स के साथ जो है पब्लिक के सामने आइए, और एक सहनशील, एक अच्छी भाषा का, सर ये भी भाषा है कि इसका मीडिया इस्तेमाल स्वतंत्रता सूचकांक में इतने देशों की सूची में भारत का स्थान 159, यानी 158 देशों से पीछे हम खड़े हैं। लगभग पीछे के 5-6 देशों में हमारा नाम आ रहा है। आप 2024 की बात कर रहे हैं, आप 2014 से पहले स्थान देखिए कि 2014 से पहले हम और भी ऊपर थे। नहीं, हम 130 से पहले स्टैंड करते थे 2014 से पहले। और सबसे खूबसूरत दौर था हिंदुस्तान की मीडिया का लाल बहादुर शास्त्री के समय में, तब बहुत अच्छा था। इमरजेंसी के दौरान से हमारी चीजें बिगड़ी, और तब से उस समय के मीडिया को जो है पीछे ही आते चले जा रहे हैं। इस बात को थोड़ा सा रोकना चाहूंगा। उस समय का जो मीडिया था, वो मीडिया अखबारों में था, पत्रिकाओं में था, लेखनी के अंदर था, और उस समय के मीडिया की कंपैरिजन आज के मीडिया से हम कतई नहीं कर सकते हैं। आज का जो मीडिया है, खासतौर पर मैं सोशल मीडिया की बात करना चाहूंगा, वो बहुत ही वाहियात तरीके से जो है बिना फैक्ट्स को चेक करे जो है चीजों को जनता के सामने परोस रहा है। या मैं ये कहूंगा कि टीवी मीडिया और अखबारी मीडिया से ज्यादा अब जो है सोशल मीडिया जो है आ चुका है, जिसके लिए मैं मीडिया शब्द का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहूंगा। तो उस समय का जो मीडिया था, उस समय की जो राजनीति होती थी, चाहे कांग्रेस बीजेपी के, वो बहुत ही सामंजस्य तरीके से होती थी, और इस तरीके के एलिगेशन, भाषाई प्रेम था, संयम था। आप अटल बिहारी वाजपेयी को ले लीजिए। अटल बिहारी वाजपेयी ने कभी भी जो है अपोजिशन को, वो भले ही जो है सत्ता के अंदर जो है कभी 13 दिन रहे, 13 महीने रहे, 5 साल रहे, कभी भी जो है गलत शब्दावली का इस्तेमाल नहीं किया। अटल बिहारी वाजपेयी किस्सा सुनाते हैं कि उन्होंने नए आए थे, पहली बार सदन में आए थे, और उस दौर में पंडित नेहरू इस देश में इतना बड़ा कद था, जिस आदमी ने आजादी दिलाई हो, जिसको ऐसे पोर्ट्रे किया जाता हो, प्रधानमंत्री रहा हो, बिना चुने प्रधानमंत्री बना हो पहली सरकार में, तो पंडित नेहरू से अटल बिहारी वाजपेयी पहली बार कहते हैं कि आपके अंदर चर्चिल भी है और चैम्बरलिन भी है। और इसके बाद नेहरू बाहर निकल के उनसे कहते हैं कि आज जो आपने डिबेट में कहा, मजा आया, आप बहुत बढ़िया बोलते हैं। इस तरीके के, देखिए, इस तरीके के लीडर्स जो है बहुत कम आते हैं। खूबसूरती मैं यही कहना चाहूंगा आपसे कि पॉलिटिकली जो है राजनीति के अंदर आप खेल देखिए किस तरीके का होता है। जैसे कि अभी आपने उदाहरण दिया कि अटल बिहारी वाजपेयी ने नेहरू जी के बारे में इतने अच्छे शब्द बोले, जो है प्रणब मुखर्जी के बारे में भी आप नहीं माने तो प्रणब मुखर्जी के बारे में भी जो है रूलिंग पार्टी ने कई बारी कहा कि आपकी पार्टी के जो संकट मोचन हैं वो जो है प्रणब मुखर्जी हैं, प्रणब दा हैं। यानी कि ऐसा नहीं है कि अपोजिशन के अंदर अच्छे लीडर्स नहीं हैं, और ऐसा भी नहीं है कि रूलिंग पार्टी के अंदर जो है अच्छे लीडर्स नहीं हैं। शब्दों की सामंजस्यता और साथ में अच्छी शब्दावली, जिसके ऊपर अभी आज की हमारी बहस है, अगर उसमें सामंजस्यता बरती जाए और इस तरीके के एलिगेशन ना लगाए जाए बिना फैक्ट्स के दोनों तरफ से जो है, तो वो मैं समझता हूं कि वो ज्यादा बेहतर होगा। और सोशल मीडिया को जो है खासतौर पर अभी एलन मस्क ने भी इसी तरीके का जो है मजाक उड़ाया था हमारी
हमारे प्रजातांत्रिक देश का जो है, उनका स्टेटमेंट आया कि नागपुर हिंसा को लेकर जिस तरीके से लोगों ने ट्वीट किया और एलन मस्क और साथ में ट्विटर के ऊपर एक्शन लेने की बात रूलिंग पार्टी ने करी, तो उन्होंने हमारा मजाक उड़ाया। तो ये सब जो है ओपनली हो रहा है, तो इसका जवाब जो है हमें अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भी देना होगा और राष्ट्रीय स्तर के ऊपर भी इस तरीके की हरकतों को जो है हमें रोकना होगा। बिल्कुल, इस चर्चा का उद्देश्य यही था कि ना ये चर्चा कुणाल कामरा के समर्थन में थी, ना ये चर्चा शिव सैनिकों के समर्थन में थी। ये चर्चा इस देश के लोकतंत्र और आपसी सौहार्द के समर्थन में थी। इस चर्चा का उद्देश्य था कि किसी भी तरीके की हिंसा किसी समस्या का हल नहीं है। अगर कुणाल कामरा ने कुछ गलत कहा है, आप कार्यवाही करिए, फैसला कोर्ट करेगा और ये सब कुछ कोर्ट पर छोड़ना चाहिए। हमारा एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। डॉक्टर रिंकू के साथ मेरी ये चर्चा आपको कैसी लगी? अगर आपके भी कुछ सवाल हैं या आप हमारी बातों से असहमति दिखाना चाहते हैं तो लोकतांत्रिक तरीके से कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी दीजिए। उसके साथ साथ भारतीय न्यूज को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि न्यूज रूम चर्चा का अगला एपिसोड भी आप तक पहुंचे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आप देख रहे थे भारतीय न्यूज, मेरा नाम राघव।